नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मैं प्राध्यापक आसिर मुलानी, हिंदी विभाग, मॉडर्न महाविद्यालय स्वायत्त पुणे की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम इस द्वितीय सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं और इस सत्र में हम आज वाक्य विन्यास का अध्ययन करने वाले हैं। वाक्य विन्यास के पहले हम इस इकाई में हम अध्ययन करने वाले हैं वाक्य के भेद। इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो वाक्य के जो प्रकार होते हैं, विशेष प्रकार के वाक्य किस प्रकार से होते हैं, इनका भी स्वतंत्र अध्ययन करने वाले हैं। और विराम चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग हम भाषा के अंतर्गत किस प्रकार से करना चाहिए, उसका भी अध्ययन हम करने वाले हैं। तो एक एक करते हैं। इन सभी इकाइयों पर हम उसकी तैयारी करेंगे। तो आज हम वाक्य विन्यास का अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम वाक्य विन्यास किसे कहते हैं वो जानेंगे और भाषा विज्ञान क्या होता है, किस प्रकार का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो वाक्य विज्ञान भी जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार से आता है, ये भी जाते जाते आपको हम बता दें। भाषा विज्ञान क्या है, तो साधारण शब्दों में हम कहेंगे कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन फिर उसकी भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका व्याकरणिक ढांचा किस प्रकार से होना चाहिए, संरचना किस प्रकार से होना चाहिए, इस सभी का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा उसका हम अध्ययन करते हैं और उसे भाषा विज्ञान कहेंगे। और उस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम वाक्य विन्यास को भी रखते हैं। तो वाक्य विन्यास क्या है, तो किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उनका अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास या वाक्य विज्ञान या सेंटेंस कहते हैं। भाषा का, किसी भी भाषा का, हर एक भाषा के अपने सिद्धांत है। भाषा का अपना व्याकरणिक रूप है, अपना सिद्धांत है, अपना व्याकरणिक रूप है, अपनी संरचना है और उसके आधार पर वाक्य बनने की एक प्रक्रिया है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की अपनी प्रक्रिया वाक्य बनने की प्रक्रिया है, जिसमें हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं कर्ता, कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, इसके द्वारा हम वाक्य बनाते हैं और यह एक प्रक्रिया है। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया क्या है, ये सब कुछ हम वाक्य विन्यास के अंतर्गत रखते हैं और उसका हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत उसे हम वाक्य विन्यास कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं या वाक्य विज्ञान कहते हैं कि भाषा के सिद्धांत। अंग्रेजी के भी भाषा प्रक्रिया है। जैसे हिंदी का मैंने कहा कि वैसे ही अंग्रेजी के भी है। इसमें भी कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। हिंदी में एक उदाहरण देता हूं कि सचिन ने खाना खाया। सचिन यह क्या है, कर्ता, कर्म खाना, क्रिया खाया। यह कर्म, कर्ता, कर्ता, कर्म, क्रिया, यह किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए, इसका एक वैज्ञानिक, एक प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक अध्ययन हम उसका करते हैं। इसलिए उसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम रखते हैं। वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम ही वाक्य विन्यास है। वाक्य विन्यास में या वाक्य विज्ञान में पदों के पारंपरिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। कि एक एक बात को लेकर हम आगे चलने वाले हैं कि वाक्य में क्रमबद्धता होती है। अगर वाक्य क्रमबद्ध नहीं है तो वाक्य का अर्थ समझ में आएगा क्या? नहीं। वही उदाहरण लेंगे, अगर वाक्य में क्रमबद्धता नहीं है, खाया, सचिन, खाना, खाया, सचिन, खाना, यह वाक्य है। इसमें कुछ अर्थ बोध हुआ?
नहीं, बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता। क्यों? कि उसमें क्रमबद्धता नहीं। और ये क्रमबद्धता किसमें आती है? तो ये जो क्रमबद्धता है वह भाषा के अंतर्गत, व्याकरणिक संरचना के अंतर्गत हम उसको लेते हैं। ये वह क्रमबद्धता, अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया, ये क्रमबद्धता है। और यह क्रमबद्धता के कारण क्या है, वाक्य का अर्थ हमें समझ में आता है। और कभी कभी ऐसा वाक्य होता है जहां केवल कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया होती है, तभी वाक्य पूर्ण होता है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता है। यह क्रमबद्धता वाक्य में महत्वपूर्ण है। अगर क्रमबद्धता वाक्य में नहीं है तो मान लीजिए कि वह वाक्य सार्थक नहीं है। वाक्य विज्ञान पदों के पारंपरिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे का जो शब्दों का जो संबंध होता है वो किस रूप में, जैसे सचिन ने खाना खाया, क्या खाया? खाना। तो खाना किसने खाया? तो सचिन ने। सभी का एक दूसरे से संबंध है। जो पद है, जो वाक्य है, इन वाक्यों का सभी का एक दूसरे से संबंध है। सचिन ने क्या खाया? तो खाना खाया। खाना किसने खाया? तो सचिन ने खाया। सचिन ने क्या खाया? तो खाना खाया। तो ये जो हम प्रश्न में क्या है, तो सभी का एक दूसरे को यहाँ संबंध जो है वो संबंध यहाँ जोड़ा हुआ होता है। और यही कारण है कि वाक्य के साथ रूप की दृष्टि से जैसे व्याकरण का निकट संबंध है, वैसा ही अर्थ के विचार में न्याय शास्त्र का भी घनिष्ठ या घना संबंध है। वाक्यों के साथ रूप की दृष्टि से जैसा व्याकरण का निकट संबंध है, वैसा ही अर्थ के विचार में न्याय का भी घना संबंध है। वाक्य में, जो वाक्य के रूप की दृष्टि से, कि वाक्य में क्या क्या होता है। वाक्य में देखिए संज्ञा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, काल परिवर्तन, लिंग, वचन, कारक, ये सभी का एक निकट का संबंध है वाक्य के अंतर्गत। और यह वाक्य का संबंध होता है। और कभी कभी अर्थ का संबंध जो है वह न्याय शास्त्र से होता है। अब ये न्याय शास्त्र क्या है? तो न्याय शास्त्र किस पर है? न्याय शास्त्र का अर्थ क्या है वह भी जानना आवश्यक है कि न्याय शास्त्र हम किसे कहते हैं। न्याय शास्त्र किसे कहते हैं? कि व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, पर न्याय शास्त्र पर मुख्य विषय वाक्य नहीं किंतु अनुमान है, जिसके पूर्व उसके अर्थ से उसके उसके थोड़ा सा पीछे रह गया था। हाँ। मुख्य व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, पर न्याय शास्त्र का मुख्य विषय वाक्य नहीं किंतु अनुमान है, जिसकी पूर्व अर्थ की दृष्टि से पदों और वाक्यों का विचार किया जाता है। कि व्याकरण में जब हम देखते हैं, मान लीजिए कि व्याकरण का और वाक्यों का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, अभी तक हमने मान, लेकिन उतना ही संबंध न्याय शास्त्र का भी है। न्याय शास्त्र क्या है? तो न्याय शास्त्र में वाक्य के अर्थ पर विचार किया जाता है। जैसे वाक्य बनने की एक प्रक्रिया है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रियापद का हम विचार करते हैं, वो किस काल में, किस लिंग, किस वचन और किस विशेषण के साथ वाक्य, विशेषण या कारक के साथ में वो वाक्य प्रयुक्त हुआ है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। वैसा ही वाक्य का एक दूसरा पहलू भी ये है कि उसका अर्थ महत्वपूर्ण है, और वह अर्थ का संबंध न्याय शास्त्र से जुड़ा हुआ है या घना संबंध है। क्योंकि व्याकरण में मुख्य विषय क्या होता है? व्याकरण का मुख्य विषय ही वाक्य है। हम तो मानेंगे कि व्याकरण किस पे चलता है, तो वाक्य में जो करता है, कर्म है, क्रिया है,
इनका प्रयोग संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में, लिंग के रूप में, वचन के रूप में, विशेषण के रूप में, ये मुख्य क्रिया है जो व्याकरण के संबंधित है। लेकिन इसके साथ साथ भी न्याय शास्त्र का भी एक संबंध जुड़ा हुआ है और वह अर्थ के दृष्टि से पद और वाक्य पर उसका विचार किया जाता है। वाक्य में वो जो वाक्य दिया गया है, सचिन ने खाना खाया, यह खाना और सचिन ने खाना खाया, इस वाक्य के जो अर्थ की प्रतीति होती है उस पर अधिक न्याय शास्त्र में बल दिया जाता है। और सचिन ने खाना खाया, यह व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें संज्ञा है, क्रिया है, कर्म है, ये व्याकरणिक संरचना है। अर्थ की दृष्टि से क्या है, किसने खाना खाया, क्या खाया, तो खाना खाया। सचिन ने आम खाए, तो आम जो है वह आम अर्थात क्या खाया, तो अर्थ निकलने वाला महत्वपूर्ण है, तो आम खाया, यह उत्तर की अपेक्षा हम करते हैं। सचिन ने खाना खाया, यह उत्तर की अपेक्षा हम करते हैं। और यही दृष्टि से न्याय शास्त्र में हमें तीन बातें ध्यानपूर्ण रखनी होती है कि इसमें दो पद होते हैं और दो पद और एक विधान चिन्ह। विधान चिन्ह वो क्या है और दो पद यानी क्या है वो भी देखेंगे कि दो पद अर्थात वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने वाला उद्देश्य और विधेय यह वाक्य में महत्वपूर्ण होता है। जिसे सरल वाक्य में कहेंगे, वाक्य में कर्ता, या जिस वाक्य में जिसे हम कहेंगे कर्ता और क्रिया होती है, वह दो चीजें होती है जो न्याय शास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। उसे हम उद्देश्य भी कहते हैं, विधेय भी कहते हैं, और विधान चिन्ह का संयोजन अर्थात इन वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, उन वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन से पद, पद को जोड़ने वाला शब्द दो। अभी मैंने आपको बता दिया कि सचिन ने खाना खाया, इसमें उद्देश्य का मतलब है कर्ता, विधेय क्या है, कर्म है। किसने खाया, सचिन ने खाया, विधेय क्या खाया, विधेय के अंतर्गत आता है। कर्म कौन सा है, सॉरी कर्ता कौन है, तो इस कर्ता इसके अंतर्गत सचिन है, जिसे उद्देश्य भी कहेंगे हम। विधेय क्या है, तो विधेय खाया, यह भी विधेय है। और सचिन ने ही, यह विधान चिन्ह है, संयोजन है, संयोजन है किसने, यह कारक के अंतर्गत आता है विधान चिन्ह, जिसे हम कहेंगे दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे हम विधान चिन्ह कहते हैं। और इस विधान चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। जिसलिए आप अलग अलग वाक्यों का या वाक्य लिखते हैं तब के का प्रयोग करते हैं, पर करते हैं, मैं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसलिए करते हैं और करते हैं, बल्कि दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, कभी कभी की का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, तो यह वाक्य में, आपके वाक्य में निश्चित रूप से अर्थ के दृष्टि से क्या होता है, वह कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है, और इन वाक्यों को जोड़ने वाला भी शब्द होता है, जिसे आप क्या करते हैं, वो तीनों का संयोजन करते हुए वाक्य की निर्मिति आप करते हैं। उदाहरण वही लेंगे, सचिन ने खाना खाया, यह सरल वाक्य है। और इस वाक्य में देखेंगे उद्देश्य क्या है, तो सचिन वो क्या करता है, विधेय किसे कहेंगे वो भी देखना आवश्यक है। नीचे मैंने परिभाषा दी है कि वाक्य में जिसके विषय में विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है, और वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में विधान किया जाता है, विधान करना, सचिन ने खाना खाया, हाँ, खाना खाया, यह विधान है किसके विषय में, उद्देश्य अर्थात कौन, सचिन, सचिन के बारे में कुछ कहना है, क्या कहना है, खाना खाया, वह आता है, खाना खाया वह विधेय में आता है, उद्देश्य में आता है सचिन, इस और इनको जोड़ने वाला शब्द है खाया। क्रिया जो आती है वो खाया है। और संयोजन के रूप में हम देखते हैं तो कभी कभी संज्ञा के साथ में भी या कर्म के साथ में भी शब्द उसके साथ में जुड़ जाते हैं।
तो यह न्याय शास्त्र की जो भूमिका है उस भूमिका में उसे हम रखते हैं। न्याय शास्त्र में उद्देश्य और विधेय पर केवल अर्थ की दृष्टि से ही ध्यान दिया जाता है। इसलिए व्याकरण के वाक्य को जैसा कि तैसा रखना, उसमें न्याय शास्त्र के उद्देश्य और विधेय का भी प्रयोग होता है। कि जैसे कि न्याय शास्त्र में जो विधेय है और उद्देश्य है, यह केवल अर्थ की दृष्टि से ही हम उसको ध्यान में रखते हैं। यह केवल अर्थ, हमें जो अर्थ की प्रवृत्ति निकलने वाली है, अर्थ निकलने वाला है, तो वह अर्थ को भी हम वाक्य में देखने वाला है कि इस वाक्य में से कौन सा अर्थ निकलता है, और यही अर्थ हमारे दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। शब्दों का संयोजन यहाँ महत्वपूर्ण होता है, और इस शब्द के संयोजन से ही वाक्य बनता है। और इसमें वाक्य में इस प्रकार के जो साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, इसमें शब्द संयोजन में आपको विधेय, उद्देश्य, ये चीजें जो है इसके अंतर्गत आपको मिलने वाली है। और इसका व्याकरण में केवल अर्थ इसमें यहाँ महत्वपूर्ण होता है। और व्याकरण की दृष्टि से जब हम वाक्यों को देखते हैं तो वाक्य में उसकी जो प्रक्रिया है, कर्ता, कर्म, क्रिया, और उसके साथ काल के अनुसार वाक्यों का रूप बदल जाना, क्रियाओं का रूप बदलना, ये व्याकरणिक ढांचे में देखते हैं। जब हम भाषा में इसका वाक्य विन्यास का जो प्रयोग करते हैं, वो अर्थ की दृष्टि से हमें ध्यान में रखना है कि यह व्याकरण का संबंध यह कम जैसा कि तैसा हम रखते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से हम क्या करते हैं, उन वाक्यों को हम उद्देश्य या विधेय का प्रयोग करते हैं, या कर्ता या कर्म का प्रयोग करते हुए हम अर्थ की पुष्टि करते हैं, या अर्थ की जो प्राप्ति है वह अर्थ की प्राप्ति हम उसमें करते हैं। वाक्य विन्यास में, वाक्य जो विन्यास है उसमें केवल व्याकरणिक दृष्टि से हम विचार नहीं करते, और न केवल न्याय शास्त्र के दृष्टि से, दोनों पर दृष्टि रखना बाद में हमें पड़ती है। केवल जैसा कि मैंने भी कहा कि व्याकरण में कुछ चीजें हैं और कुछ न्याय शास्त्र में कुछ है, तो अर्थ को महत्व देते हैं। अब वो अर्थ को महत्व देते समय व्याकरणिक नियमों का भी हमें उल्लंघन करना नहीं है। अगर हमने व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन किया तो यहाँ अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ की दृष्टि से भी वो परिवर्तन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ वाक्य और अर्थ दोनों का मेल रखना है। अगर दोनों का मेल नहीं हो जाता तो शब्दों के वजह से तो क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वह वाक्य एक सार्थक वाक्य बनेगा नहीं। इसलिए सचिन ने खाना खाया, यह वाक्य है, लेकिन वाक्य है। अगर यहाँ हम क्रिया व्याकरणिक रूप से सचिन ने खाना खाई, यह क्रिया हम बदल देते हैं, तो क्रिया बदल देते हैं क्यों, सचिन, सचिन यह शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और खाई यह क्रिया जो है वो क्या है, स्त्रीलिंगी है। हमें अब क्या है, सचिन ने, सचिन शब्द अगर पुरुषलिंग है तो यह क्रिया भी उसके साथ में आएंगी, खाई, और एक वचन में क्रिया खाया, क्या खाया, सचिन ने खाना खाया। अब है हम कुछ अगर उसमें खाई या खाए ऐसा लिखा तो अर्थ की दृष्टि से हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, तो यहाँ मेल नहीं होता। और इस दृष्टि से हमें ध्यान में रखना होता है कि वाक्य की दृष्टि से हमें व्याकरणिक नियमों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और अर्थ को भी परिवर्तन के दृष्टि से भी ध्यान में रखना पड़ता है। दोनों का मेल यहाँ पर करना होता है, और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह इस प्रकार के वाक्य आपको नजर आएंगे। साधारण बोलचाल के जो वाक्य में न्याय शास्त्र का जो संयोजन शब्द बहुधा मिला हुआ रहता है, और व्याकरण में उसे अलग बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वाक्य विन्यास के दृष्टि से वाक्य के दो ही मुख्य भाग माने जाते हैं, और उद्देश्य और विधेय। सरल साधारण सी बात है कि साधारण अर्थात बोलचाल की जो भाषा है, यह हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में
न्याय शास्त्र का जो संयोजन है वो संयोजन तो हम करते हैं, और व्याकरण में उसे अलग बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कर्ता कर्म क्रिया भी महत्वपूर्ण है और न्याय शास्त्र में उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है। और वाक्य विन्यास की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, आप किसके दृष्टि से? वाक्य विन्यास की, कि वाक्य बनने की जो प्रक्रिया है, यह वाक्य विन्यास की प्रक्रिया में दो चीजें महत्वपूर्ण है, और वो दो चीजें है कि उद्देश्य या विधेय। उद्देश्य या विधेय, यह वाक्य जिसे हम कहेंगे कि वाक्य विन्यास की ये दो है। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये सरल वाक्य में आपको समझ में आएगा कि एक कर्ता एक कर्म, अर्थात सचिन ने खाना खाया, उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा वो इस वाक्य में सचिन है। विधेय क्या है कि इस सचिन का खाने का जो विस्तार है वह विधेय कहलाता है। यहाँ वाक्य का विस्तार यह विधेय के अंतर्गत किया जाता है। सचिन ने खाना खाया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बच्चे, यह जो शब्द है कर्ता है। फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये विधेय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य कौन खेल रहा है? तो बच्चे खेल रहे हैं, यह उद्देश्य है। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? ये तो विधेय अर्थात फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है फुटबॉल? तो बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे इसमें हम कहेंगे उद्देश्य है। और विधेय क्या है? तो विधेय यह है कि जो इसमें आपको कर्म क्रिया, इसका रूप आपको विधेय में मिलेगा। अर्थात फुटबॉल खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इस प्रकार का वाक्य जो आएगा अलग अलग। किसी शीतल गाना गा रही है, इस प्रकार से। तो यहाँ विधेय में उसका विस्तार होता है। उद्देश्य और विस्तार होना, अर्थात उसका विस्तार मतलब क्या है? तो किसका विस्तार है? तो उद्देश्य का विस्तार है। और यह वाक्य में दो चीज है, उद्देश्य और विधेय। और आसान शब्दों में और एक बात कहूं तो यह है, उद्देश्य मतलब करता है, और विधेय यानी क्रिया के रूप में हम उसको देख सकते हैं। ये दोनों चीजें जो है हमारी भाषा के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत हम उसका प्रयोग इस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना होता है। और इसके लिए कुछ शब्द जो होते हैं वो शब्द महत्वपूर्ण होता है कि शब्दों का संयोजन। शब्दों का संयोजन, शब्द या शब्द संयोजन चिन्ह, उसे भी हम करते हैं कि ये जो संयोजन शब्द है आपको जैसे कि कर्ता के साथ में कारक आते हैं। कारक नौ है। कर्ता ने, करण से, करण को, इस प्रकार से ने, के, को, पर, इस प्रकार से वो कर्ता के साथ में, संज्ञा के साथ में। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा के प्रकार है, आपको पता है, पांच है। संज्ञा के प्रकार है, जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, प्राणीवाचक, समूहवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, ये है। अभी आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा, उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन संज्ञा के प्रकार है। किसी व्यक्ति के नाम हो, सर्वनाम है। अब हम व्यक्ति का नाम नहीं, किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम है वह, आप, यह, वे, तो यह सर्वनाम है। और ये सर्वनाम के साथ कभी कभी कारक भी आ जाते हैं। अब विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण है। तो वाक्य में विशेषण होते हैं। और विशेषण के साथ साथ क्रिया होती है। क्रिया क्या करता है? कर्ता कर्म की विशेषता बतलाता है या क्रिया बतलाता है। और ये क्रिया के रूप है सकारात्मक क्रिया या अलग अलग क्रिया, जो आपको कृदंत क्रिया मिलेगी, सहायक क्रिया मिलेगी। ये क्रिया में अब वाक्य कब बनता है? वह वाक्य कब है? वर्तमान में, भविष्य या अतीत में है, भूतकाल में जिसे हम कहेंगे। जैसे आ गया, था, या जिसे हम कहेंगे अगर आया या था का प्रयोग होता है तो हम भूतकाल में कहते हैं। है का प्रयोग है या हो रहा है तो वर्तमान में कहेंगे। होगा, हुए, जाएंगे,
रहेंगे, तो ये हम कहेंगे कि यह भविष्यकालीन क्रिया है। तो वाक्य में हमें ध्यान में रखना है कि वाक्य किस काल का वाक्य है, किस वाक्य किस काल में इसका प्रयोग हम करते हैं, और क्रिया एक वचन है या अनेक वचन में है। एक वाक्य का अध्ययन करते समय क्रिया भी महत्वपूर्ण है कि क्रिया किस रूप में क्रिया हो रही है। वाक्य में वचन एक वचन है, अनेक वचन है, स्त्रीलिंगी है, पुल्लिंगी वाक्य है, वो सब ध्यान में रखकर व्याकरण दृष्टि से देखना है और उसके अर्थ को भी हमें देखना है। और ये सभी चीजों का हमें वाक्य विन्यास के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। इसलिए कई वाक्य आपके सम्मुख आएंगे, आप उसे रोजमर्रा के जीवन में इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें व्याकरणिक दृष्टि से और न्याय शास्त्र अर्थात अर्थ के दृष्टि से वो वाक्य कितना शुद्ध है, कितना सही है, यह भी जानना आवश्यक है। इसलिए वाक्य में दो भाग, वाक्य विन्यास में दो भागों पर हमने बल दिया है। एक उस पर दिया है उद्देश्य और विधेय पर हम ज्यादा सर बल देते हैं, और इस प्रकार के वाक्य विन्यास का प्रयोग हमें वाक्य हमारे भाषा में या वाक्य में इसका प्रयोग हमें दैनंदिन जीवन में इन वाक्यों का प्रयोग हमें करना है, लिखित रूप में हो या उसे हम बोलचाल की भाषा के रूप में हमें इन भाषा वाक्यों का प्रयोग हमें करना है। इसीलिए मुझे लगता है वाक्य विन्यास की जो संकल्पना है, जो इस पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, वह संकल्पना आपको समझ में आई होगी। ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि वाक्य बनने की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि कुछ समय पहले कहा था कि कर्ता कर्म क्रियापद या भाषा में होती है, अंग्रेजी में है, संस्कृत में मिलेगी, हिंदी में आपको इस रूप में भी मिल जाएगा। कभी वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है, कर्म होता है, क्रिया होती है, कभी कभी कर्म नहीं होता, कर्ता और क्रिया होती है। यह भी एक वाक्य का जिसे हम वाक्य विन्यास है, वाक्य विन्यास के अंतर्गत हम उसको लेते हैं। जब हम वाक्य के भेद पढ़ने वाले हैं तो उस समय भी आपको वो पढ़ाएंगे कि सरल वाक्य होते हैं, तो सरल वाक्य के प्रकार कितने हैं। तो उसमें कर्ता और क्रिया वाले वाक्य, कर्म और क्रिया वाले वाक्य है, कर्ता कर्म क्रिया, इस प्रकार के भी वाक्य होते हैं। तो ये ऐसे वाक्य किस प्रकार के या किस प्रकार की कोटि में हमें उसको रखना है, उसका भी एक विशेष अध्ययन हमें आने वाली जो दूसरे जो पाठ्यक्रम है वाक्य और उसके भेद के अंतर्गत हमें उसको देखना है। और आज हम वाक्य विन्यास के अंतर्गत कि वाक्य की बनने की जो प्रक्रिया है और वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उसका आज हमने अध्ययन किया है। तो ध्यान में रखना है कि वाक्य विज्ञान में व्याकरण के साथ साथ अर्थ को भी हमें देखना है, और वाक्य विन्यास में उद्देश्य और विधेय महत्वपूर्ण होता है, और उसमें शब्द संयोजन के रूप में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं अर्थ के दृष्टि को रखकर। इस प्रकार से हमें वाक्य विन्यास करना है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, सवाल है, तो निश्चित रूप से पूछे, हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद। आज हम यहाँ रुकते हैं।